मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 113। वह तीनों जैसे ही उसे बेसमेंट में जाते हैं पर वहां भी लॉक लगा था। ईशा फिर से ब्लड डालती है लेकिन इस बार ब्लड से वह नहीं खुलता है। ये देखकर वह तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, ऐसा कुछ सोचने लगती है। आदि पूछता है क्या हुआ। ईशा बोलती है ये ब्लड से नहीं खुलेगा, इसका स्कैनर कुछ और है। ईशा को सोचते हुए बोलती है कुछ तो मिस है, कुछ मिस हो रहा है। आदि बोलता है उसे लाकर के अंदर एक और लाकर था, हमने उसे चेक नहीं किया। ये सुनकर ईशा जल्दी से बोलते हाँ तुमने ठीक कहा। ये कहकर वह वापस से बेसमेंट से निकल जाती है और वह दोनों भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। ईशा उसे लाकर में जाती है जहां से उसको एल्बम मिली थी, उसी के अंदर एक और लाकर था। ईशा उसको खोलने की कोशिश करती है पर वह खोल नहीं है, न ही ब्लड कैंसर नहीं आई स्कैन से। तभी उसमें से एक पासवर्ड की निकलती है। इसे जब उसको देखते हैं तो वो समझ जाती है इसमें पासवर्ड डालना है क्योंकि उनका दोनों स्कैनर काम नहीं कर रहा है। ईशा को सोचती है और फिर अयान को देखकर पूछता है अभिनव जी का बर्थ डेट क्या है। 17 अप्रैल। इसे वहां पर 1704 टाइप करती है। ये करते ही वो लॉकर खुद ब खुद खुल जाता है। इस लॉकर के अंदर से सामान नहीं निकलती है क्योंकि आदि और अयान उसको बहुत कंफ्यूजन में देख रहे थे और ईशा भी इन दोनों को कंफ्यूजन में ही देख रही थी। अयान बोलता है ये बहुत ज्यादा अजीब नहीं है क्या, मेरी माँ की हर चीज तुम्हारे पापा से क्यों डिलीट कर रही है। आदि बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों कपल द शेयर। यह सुनकर अयान बोलता है अगर ऐसा होता तो वह शादी करते हैं। तो ये सुनकर आदि बोलना शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हारे यानी कि हमारे रियासत में बहुत सारी रूल से रेगुलेशंस है, शायद इसी वजह से कुछ इशू हो, कुछ हो जो हमें ना पता हो। ईशा बहुत गहरी सोच में थी। फिर वो अयान से बोलते अयान मुझे पहले आशा आंटी क्वीन थी और उनसे पहले दीवान शंकर के पापा यानी कि तुम्हारे दादा। अयान को सोते हुए बोलते हैं हाँ एग्जैक्टली तुम सही कह रही हो। आदि पूछते हैं मतलब, मैं समझा नहीं। अयान बोलता है ईशा तुम्हें मुझसे बेहतर बता पाएगी क्योंकि ईश्वर को मुझे ज्यादा पता है इन सब के बारे में, उसने किताबी कोटली में सब पढ़ा है। ईशा बोलता हमारे रियासत में एक रूल है, प्रेजेंट क्वीन या किंग की शादी पेस्ट की या क्वीन के फर्स्ट चाइल्ड से होती है। आदि बोलते हैं क्या, लेकिन ऐसा क्यों है और अगर ना किया जाए तो। अयान बोलता है अगर वह ऐसा करते हैं, अगर शादी नहीं करते हैं रूल्स के हिसाब से, ये किसी भी रूल्स के उल्लंघन करते हैं तो उसके बदले वह जिस इंसान से शादी करेंगे उसे इंसान को मार दिया जाता है। और अगर कोई लेकिन उसे बचाना चाहता है तो उसे अपनी जान देनी पड़ती है, उसके बदले उसके अलावा भी बहुत सारे सजा है। ईशा बोलती है ऐसा हो सकता है कि आशा आंटी और अभिनव जी पहले कपल थे और क्योंकि पहले किंग देवांश अंकल के पापा थे इस वजह से आशा आंटी को देवासी अंकल से शादी करनी पड़ी हो। उड़ीसा को देखकर बोलता है क्या तुम्हें लगता है ये सिर्फ इतना ही सिंपल होगा। इतना सिंपल होता तो तुम्हारी माँ और मेरे पापा भी मिसिंग नहीं होते और इतना ही सिंपल होता तो मेरी माँ अभी कोमा में नहीं होती। ईशा बोलती है हमारी रियासत कभी भी सिंपल रही नहीं, यहाँ बहुत से राज छुपे हुए हैं जो आज तक किसी को भी ना पता लग पाया। आदि को सोते हुए बोलता है अगर ऐसा हो कि किंग या क्वीन को अपनी मर्जी से शादी करने ना मिले और वह शादी ही ना करे तो। अयान बोलता है अगर वह ऐसा करते हैं तो इसमें कोई सजा तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ बताया है, मैं पढ़ी थी शायद बुक में, उसने लिखा था कि अगर वह शादी नहीं करते हैं तो उन्हें अपने 28 साल होने की उम्र से पहले बच्चा पैदा करना होगा, वह भी पस्त किंग या क्वीन के फर्स्ट टाइम के साथ। आप शादी मत करो, आपकी मर्जी है, पर आपके रियासत को बारिश देना होगा। आदि बोलता है अगर ऐसा हो कि पास होंगे क्वीन के पास भी लड़की हो और जो प्रेजेंट होंगे किंग है उनके पास भी लड़की हो तो, या फिर वह दोनों ही से जेंडर के हुए तो अयान बोलता है अगर ऐसा होता है तो वह सेकंड चाइल्ड पर फोकस करेंगे या फिर थर्ड चाइल्ड पर। आदि बोलता है और अगर तब भी सिम जेंडर हुआ तो। ये सुनकर अयान बोलता है तुम बहुत सवाल करते हो, अगर ऐसा हुआ तो हम उससे भी पास्ट कीजिए, क्वीन के पास जाएंगे, वैसे करके हम पास्ट जाते जाएंगे। ईशा बोलती है क्या तुमने नोटिस किया अगर दीवान शंकर नहीं होते तो आशा आंटी की शादी अभिनव जी से होती क्योंकि अभिनव जी की दादी क्वीन थी तुम दोनों के दादा से पहले। आदि बोलता है तो तुम कहना चाहती हो कि पापा को गायब किया गया है। ये सुनकर रिश्ता बोलती है गायब किया गया है या वह खुद गायब हो गए ये तो अभी नहीं बताया जा सकता।
आदि बोलता है, तुम ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ सब लोगों ने इतनी मर्जी से किया है, ऐसा कुछ नहीं बोलता है और उसे लाकर के अंदर से एक बॉक्स निकलती है और अच्छे से अंदर देखी है, अंदर और कुछ भी नहीं था। ईशा उसे बॉक्स को खोलती है, इसे जैसी उसे बॉक्स खोलती है उसके अंदर पहले तो एक तस्वीर थी। वह तस्वीर उसकी और आशा जी की थी जिसमें वह बहुत छोटी सी थी और आशा जिसके बगल में अपने पैरों पर बैठी हुई थी। ईशा उसे तस्वीर को ध्यान से देखती है, तभी उसकी नज़र अपने फोटो पर जाती है जिसमें वह थोड़ी अलग अलग रही थी। क्या चीज़ अलग था वह ध्यान से देखते हैं। वो बोलती उससे पहले आदि बोलता है, तुमने इसमें लॉकेट पहन रखा है जो तुमने बाकी किसी भी तस्वीर में नहीं पहन रखा था एल्बम के। ईशा भी हाँ में सर हिलाती है, तभी वह उसे बॉक्स के अंदर हाथ डालते हैं तो उसमें एक और लॉकेट थी। वह लॉकेट वह हाथ में लेती है और अपने मन में सोचती है ऐसी लॉकेट सिम उसके पास भी है। तभी ईशा उसे तस्वीर को दोबारा ध्यान से देखते हैं और तभी उसे तस्वीर में कुछ अजीब लगता है। वह तस्वीर को वहां पर टेबल पर रख देती है और आसपास कुछ ढूंढने लगते, तभी उसे इस लॉकर के ऊपर बहुत सारे केमिकल रखे हुए दिखते। वह सारे केमिकल्स को ध्यान से देखते हैं और उसकी नज़र एक केमिकल पर जाकर टिक जाती है। ईशा जानती थी उसे नाम का कोई केमिकल है ही नहीं, अगर कोई ध्यान से ना पढ़े तो उसे समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि बिल्कुल बाकी आम केमिकल्स की तरह लग रहा था। उसे केमिकल का नाम कुछ ऐसा था, ए स्पेस ID। ईशान दोनों को देखकर बोलती है, ए अभिनव जी, ए आशा आंटी, आई मामा और डी देवांश अंकल। ईशा वास केमिकल को उठती है और उसे तस्वीर पर डाल देती है। अयान और आदि उसको रोकना चाहते थे पर जैसी ईशा ने उसे केमिकल को तस्वीर पर डाला वह तस्वीर के ऊपर से ईशा और आशा जी की तस्वीर अब गायब हो चुकी थी। उसके पीछे कुछ लिखा हुआ था। ईशा उसे लेटर को पढ़ाती भी नहीं है क्योंकि उसे पर सांप लिखा था, बेटा आदित्य, जिसका साफ मतलब था वह आदि के लिए है। वह आदि को वह लेटर बढ़ा देती है। आदि जैसे इसको हाथ में लेता है उसके हाथ थोड़े से कांप जाते हैं। जिनकी माँ ने लिखा था उसके लिए। अयान बोलता है, जोर से पढ़ना, मुझे भी सुनना है, माँ ने क्या लिखा था। बेटा आदि, मैं जानती हूँ तुम अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो बहुत कुछ जान चुके होंगे और बहुत कुछ नहीं भी जान पाए होंगे। मैं जानती हूँ ये सफ़र बहुत लंबा है, तुम्हें तय करना पड़ेगा। मैंने कोशिश की तुम्हें बढ़ाने की इन सब चीज़ों से, इन सब उलझन से, लेकिन अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो तुम इसमें उलझ चुके हो और तुम्हें अब खुद ही सब चीज़ों को सुलझाना पड़ेगा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं तुम्हें अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती, पर इतना याद रखना, तुम और ईशा और अयान तीनों जो जैसा दिखता है वैसा होता बिल्कुल भी नहीं है। किसी पर भी आज बंद करके भरोसा बिल्कुल मत करना तुम तीनों। मुझे ये भी अंदाजा है कि आदि तुम अकेले यहाँ नहीं आ सकते जब तक तुम्हारे साथ ईशा और अयान ना हो। बेटा आदि, मैं तुम्हारे लिए एक लॉकेट रखी है। मैं और इशिता ने एक दूसरे से वादा किया था कि वह दोनों लॉकेट हम अपने बच्चों को देंगे। उसे लॉकेट को दोनों संभाल के रखना, उसके बहुत सारे महत्व हैं। वह लॉकेट तुम दोनों की बहुत मदद करेगी आगे जाकर। याद रखना, एक और बात याद रखना, कभी भी अपने दुश्मनों को कमज़ोर मत समझना। तुम तीनों को अंदाजा भी नहीं होगा तुम्हारे दुश्मन कौन है, लेकिन वह तुम्हारे पीछे हमेशा तुम पर नजर गिरी बैठे है, इसलिए अपने हर कदम को बहुत होशियारी से रखना। मुझे नहीं पता इस वक्त तक मैं जिंदा रहूंगी, अभी नहीं, यह वह लोग मुझे मार चुके होंगे, लेकिन बस मैं तुम्हें इतना कहूंगी, ईशा, आदि और आयन, किसी पर भी भरोसा मत करना, चाहे वह तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो। मैं चाहती हूँ तुम तीनों दुश्मनों का पता लगाओ, नहीं सबक सिखाओ जिन्हें मैं आज तक ढूंढ भी नहीं पाई। बहुत सारी रात खुलेंगे, तुम तीनों को झटका लगेंगे, पर प्लीज़ मुझसे नफरत मत करना, मुझे समझने की कोशिश करना तुम तीनों। ईशा, आई एम सॉरी। आदि लेटर को नीचे कर देता है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा था। ईशा अयान और आदि दोनों से ही कुछ भी नहीं बोलता है। उसे पता था वह दोनों अभी किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनके पास अभी बहुत कुछ जानने के लिए था। ऐसा वह भी जानती थी कि उन दोनों के मुकाबले में ईशा बहुत सारी चीज़ पहले से ही जानती थी, पर वह दोनों ही अनजान थे। ईशा बोलती है, चलो। ईशा का मतलब था कि बेसमेंट में चलने, क्योंकि उन्हें ब्लॉक मिल गया और उसे ऐसा लग रहा था कि उसे लॉकेट के जहिया ही बेसमेंट का दरवाजा खुलेगा। आदि कुछ सोच रहा था, फिर वो ईशा से बोलता है, माँ की सपना के बारे में बात कर रही थी, तुम्हें पता है ना। ईशा कुछ भी नहीं बोलते इन दोनों को देखने लगती है। वह दोनों ही निशा को बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे।
ईशा उन दोनों का चेहरा देखकर फिर बोली देती है। वो कहती है, मुझे लगता है हर्ष अंकल और मानवी आंटी में कुछ तो प्रॉब्लम है। मतलब मैं यह नहीं कह रही हूँ कि वही दुश्मन है, वो वही है जिसके बारे में आशा आंटी बात कर रही थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर्ष अंकल और मानवी आंटी हमारे पूरे रियासत में वह दो इंसान हैं जो उन दुश्मनों के बारे में जानते हैं जिनके बारे में आशा आंटी बात कर रही थी। आदि कुछ सोचता है और फिर बोलता है, क्या उन लोगों ने हमारे पेरेंट्स के अलावा हम पर तो कभी भी कोई हमला नहीं किया ना। ये सुनकर ईशा बोलती है, तुम गलत हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि राजेश अंकल के पीछे लोग क्यों पड़े थे। वह सिर्फ इसलिए पड़े थे क्योंकि उनके पास तुम थे और यह बात उन लोगों को पहले से ही पता थी। फिर अयान बोलता है, और इसके अलावा ईशा पर भी हमला हुआ था। ये सुनकर आदि जल्दी से बोलता है, कब। फिर वो ईशा को आगे पीछे करके देखते हुए बोलता है, तुम ठीक हो ना, कहीं लगी तो नहीं। ये देखकर आयन आदि को घूर रहा था। ईशा आदि को खुद से दूर करते हुए बोलती है, जख्म देने वाले मरहम नहीं बनते। ये कहकर वो आगे बेसमेंट की तरफ बढ़ जाती है। किया लगता है किया होगा जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 114। ईशा बेसमेंट में जाकर दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है और थोड़ी साइड हो जाती है। आदि बिना कुछ बोले ईशा के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और उसे लॉकेट को निकलता है जो अभी उसे मिली थी। ईशा भी बिना कुछ कहे अपने कंधों के पास से थोड़े से अपने कपड़े को नीचे करती है और वहां पर से लॉकेट निकलती है। आदि यही सोच रहा था कि ईश्वर के पास वह लॉकेट है भी या नहीं। वह लॉकेट जो ईशानी निकली थी वह पहले दिखे बिल्कुल नहीं रही थी। इसने अपने कंधे को थोड़ा सा टच किया, उसके बाद वह लॉकेट सबको नजर आने लगी। आदि और ईशा साथ में उसे स्कैनर के सामने अपनी अपनी लॉकेट रखते हैं। उसे लॉकेट के रखते ही वहां पर रेड लाइट जलने लगती है, बहुत सारी एक साथ। वह दरवाजा खुलते ही ईशा आदि अयान तीनों ही अंदर चले जाते हैं। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, पर जैसे ही वह तीनों अंदर आते हैं सारी लाइट जल जाती है। एक सेकंड के लिए वह तीनों ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अचानक से उनके चेहरे पर लाइट जो इतनी सारी पड़ी थी। सबसे पहले ईशा अपनी आंखें खोलता है और आसपास से ध्यान से देखती है। इसे ध्यान से देखती है तो उससे पहले वह ऑपरेशन रूम लगता है, फिर ध्यान से देखती है तो उसे वह एक एक्सपेरिमेंट रूम लगता है। वह तीनों ही आगे बढ़ते हैं, पर तभी आदि की नज़र एक चीज पर चली जाती है। आदि उधर साइड जाता है। ईशा और अयान भी उसकी तरफ देख रहे थे। वहां सामने एक और रूम था। आदि वहां चला जाता है। ईश्वर अयान भी उसके पीछे जाती, लेकिन आदि बहुत हैरान था। सामने उसे दो लोग लेटे हुए मिलते हैं। जो ईश्वर यह भी चीज देखते हैं तो बहुत हैरान हो जाते हैं। ईशा सबसे पहले आगे बढ़ती है, लेकिन वो उन दोनों लोगों की शक्ल देखकर इतनी ज्यादा हैरान थी जिसके पैर लड़खड़ा जाते। अगर आदि पीछे नहीं होता तो शायद इसे गिर जाती। आदि ईशा को कंधों से पकड़ लेता है। जब आदि भी सामने देखा है तो वह भी उतना ही हैरान था। अयान की भी होश उड़ चुके थे। अयान बोल रही है, कैसे हो सकते हैं ये तो तुम दोनों हो। हाँ, वहाँ पर टेबल पर दो लोग लेते थे, वो कोई और नहीं ईशा और आदि थे। ईशा ध्यान से उसे चीज को देख रही थी। आदि बोलता है, कहीं यह इशिता जी और मेरे पापा तो नहीं है। ईशा बोलती है, नहीं वो दोनों नहीं है। फिर ईशा उन दोनों को हाथ की तरफ इशारा करती है। वो दोनों भी उन दो लेटे हुए लोग की हाथ को तरफ देखते हैं। ईशा बोलती है, उनके हाथ पर कोई टैटू नहीं है। आदि बोलता है, क्या ये हमारे ट्विन्स है, ये जिंदा है या नहीं। आयन बोलता है, मैं पॉइंट ये है कि इन लोग की बॉडी अब तक ठीक कैसे है, क्योंकि यह मेरे ख्याल से कई सालों से कोई नहीं आया और ना कोई गया। ईशा कुछ नहीं बोलती है। वो उन दोनों लेटे हुए इंसान के पास जाती है। ईशा इतना बता सकती थी कि उन दोनों के ऊपर प्रोटेक्टिव शील्ड लगी हुई थी। ईशा वहां पर पास से क्यू केमिकल्स उठाकर अपने हाथों पर लगती है, फिर खुद की तरह दिखने वाली लड़की के हाथ को पकड़ती है और फिर आदि के जैसे दिखने वाले लड़के के हाथ को पकड़ती है। ये देखकर आदि जल्दी से ईशा को अपनी यारिफ खींच लेता है। इस उसको कंफ्यूजन में देख रही थी तो आदि कुछ नहीं कहता है। असल में आदि को अच्छा नहीं लगा जब ईशा ने उस इंसान को टच किया। आयन आदि को घूर रहा था और फिर आदि से कहता है, क्या ईशा कोई रस्सी है जो तुम उससे बार बार अपनी तरफ खींच लेते हो। आदि आयन को बिना देखे ईशा को देखते हुए कहता है, अगर तुम्हें रस्सी लगती है तो वही सही, पर मैटर ये करता है कि विन खींची मेरे पास चली जरूर आती है। आयन कुछ कहता उससे पहले ईशा आदि से दूर हटकर आयन और आदि को देखकर बोलती है, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। फिर ईशा उन दोनों बॉडी को ध्यान से देखने लगती है।
आदि पूछता है क्या लगता है तुम्हें ईशा कुछ नहीं कहती। वो थोड़ी देर रुकती है फिर आदि और आयन को देखकर बोलती है ये क्लोन है। आदि और आयन एक साथ बोलते हैं व्हाट। ईशा कुछ नहीं बोलती तो आयन बोलता है पर तुम दोनों का क्लोन किसने बनाया और क्यों। ईशा बोलती है तुम्हारी माँ का एक्सपेरिमेंट रूम है ये और यहाँ उनके और हम तीनों के अलावा कोई नहीं आ सकता। आयन बोलता है इसका मतलब तुम फिर माँ को गलत समझ रही हो। ईशा कहती है नहीं मुझे लगता है ये क्लोन मेरे और आदि के मदद के लिए बनाई गई है। आदि कहता है इन दोनों क्लोन को लोगों को गुमराह करने और हम सेफ रखने के लिए बनाया गया है। ईशा कहती है ये क्लोन तभी काम करेगा जब मैं और आदि चाहेंगे। आयन कहता है क्या हमें अभी उसे ये से ले जाना चाहिए। ईशा और आदि साथ में कहते हैं नहीं। ईशा कहती है अभी इसकी जरूरत नहीं है। आयन बोलता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो तीनों ही वहाँ से निकलते हैं। ईशा निकलने से पहले उस लाइब्रेरी को बहुत ध्यान से देख रही थी। पता नहीं क्यों उसको लग रहा था कि उससे देख रहा है पर ईशा ने अच्छे से सब चीज़ देखा था। इस पूरे कमर में कोई ना था और ना कोई सीसीटीवी फुटेज थी। ईशा अपने मन में कहती है अब भी इस जगह पर काफ़ी राज छुपे हैं। मुझे पता है आशा आंटी ये राज तभी सामने आएंगे जब आप चाहेंगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी नज़रें हम पर टिकी है भले आप कोमा में ही क्यों ना हो। आदि भी उसे लाइब्रेरी को देखकर कहता है मुझे पता है कई राज अब भी इसी बेसमेंट में दफन है पर माँ जब तक आप नहीं चाहोगी हम सबको कुछ नहीं पता लगेगा। सबको माँ आप इतने साल से कोमा है फिर हर चीज़ आपने सटीक तरीके से प्लान की है। इसका साफ मतलब है आप सब आप भी हैंडल कर रहे हो पर कैसे यही सवाल मेरे अंदर है। ईशा और आदि को खोया देख आयन कहता है क्या हुआ तुम दोनों को चलो। फिर वो सब बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। बाहर ही नव्या और अरमान खड़े थे। नव्या और अरमान दोनों ही कुछ नहीं पूछते हैं। वो जानते थे आयन और ईशा खुद उन्हें बता देंगे साहू जगह पर ये जगह सेफ नहीं थी। वो सब जैसे ही बाहर आते हैं अचानक से गोली तेजी से ईशा की तरफ आ रही थी। अचानक से किसी ने ईशा को धक्का दे दिया और ईशा और वो इंसान नीचे गिर गया। ईशा जब अपना सर उठाकर देखती है तो वो कोई अनजान इंसान था। तब भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स उस आदमी के पास आकर बोलते हैं बॉस आप ठीक है ना और उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर वो आदमी उन्हें हाथ दिखा के रोक देता है। एक झटके में ईशा को अपने साथ लेकर खड़ा हो जाता है। आदि ये चीज़ देखकर ईशा को एक झटके में अपने तरफ खींच लेता है और उस लड़के को घूरने लगता है। आदि का मन था उस आदमी को वहां पर गोली से उड़ा देने का पर उस लड़के ने ईशा की जान बचाई थी इसलिए वो कुछ नहीं करता उसे। आयन जल्दी से ईशा के पास आकर उसको ध्यान से चेक करने लगता ले कहीं उसको कहीं लगी तो नहीं। आयन नव्या और अरमान बार बार ईशा से पूछ रहे थे कि उसे कहीं लगी तो नहीं पर ईशा की नज़र तक उस लड़के पर थी। ईशा बार उस लड़के के पास से आने वाली खुशबू को याद कर रही थी। शायद ईशा ने पहले भी ये खुशबू महसूस की थी। ईशा उस लड़के को देख रही थी और ईशा की आदि के पूरे तन बदन में आग लग रही थी। उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था ईशा की नज़रें किसी और पर देखकर। ईशा आयन नव्या और अरमान से कहती है मैं ठीक हूँ। फिर वो अपने सामने खड़े लड़के को देखकर बोलती है आप कौन। जब ईशा ने उस लड़के से पूछा तब बाकी सबकी नज़र उस लड़के पर चली गई थी। नव्या और अरमान की जरें उस लड़के पर टिक गई थी। वो लड़का बहुत हैंडसम था बिल्कुल आयन और आदि की तरह बस आदि से वो थोड़ा सा ही कम होगा। उसकी आंखें जो सबसे अट्रैक्टिव थी हेजल ग्रीन आइज थी उसकी और उसके चेहरा जिस पर उसकी पतले होंठ और लंबी सी नोज और उसके माथे पर एक तिल और उसकी हाइट बिल्कुल टॉल बंदा था। वो लड़का अपने सख्त और अट्रैक्टिव आवाज में ईशा से कहता है ईशान कुलकर्णी। आयन कहता है कुलकर्णी कंपनी के सीईओ। ईशान हमें सर हिला देता है। ईशान भी ईशा को ही देख रहा था। उसे नहीं पता था क्यों ईशा से उसको एक अपनापन महसूस हो रहा था। ईशा ईशान को देखती है और फिर अपने हाथ में पकड़ा एक फोटो को जो उसकी माँ की थी। ईशा और इशिता जी में बस यही डिफरेंस था कि उनकी आंखें हैजल ग्रीन थी और ईशा की डायमंड कलर आइज यही चूस ईशा को इशिता जी से अलग बनाती थी। ईशा तस्वीर देखने के बाद ईशान को देखती है पर कुछ कहती नहीं है और उस तस्वीर को अपने पॉकेट में रख लेती है और आयन से कहती है चलो। ईशा जाने ही वाली थी तभी ईशान कहता है सुनो। ईशा पीछे मुड़ती है तो ईशान कहता है तुम्हारा नाम तुम कहाँ रहती हो। ईशा कुछ कहती उससे पहले आदि अपने बंदूक को निकालकर ईशान के ऊपर इशारा करके कहता है
लिमिट में। ये सुनकर आयन कहता है, मुझे अंदाजा नहीं था आदित्य रॉय एक लड़की के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। ईशा आदि के बंदूक को नीचे करती है और ईशान से कहती है, जब हमारी मंजिल अलग है तो रास्ते और पते नहीं पूछते हैं। ये कहकर वो बाकी सबको चलने का इशारा करती है और अपने मन में कहती है, माँ बस मैं जैसा सोचा रही हूँ ईशान कुलकर्णी के बारे में वैसा ना हो तो अच्छा है, वरना सवालात और बढ़ जाएंगे और आपके पास शायद जवाब ना हो। किया लगता है किया होगा। आगे जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल।